नमस्कार, मैं लपनिका इंदिरा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से रिटायर्ड नर्सिंग ऑफिसर हूँ। मैं कुछ दिनों से हेल्थ टॉक वीडियोस बनाने की सोच रही हूँ। मैं कई विषयों पे धीरे धीरे हेल्थ टॉक देने की शुरुआत करना चाह रही हूँ, क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस आज की डेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय लगता है और मेरा इससे एक क्लोज एसोसिएशन रहा है। पिछले 23 सालों से, या ये कहें 23 और 3 ट्रेनिंग के लगा के 26 सालों से मैं ये काम करती आ रही हूँ और लोगों को 1-to-1 हेल्थ एजुकेशन दी है पेशेंट्स को। और अब मैं शुरू करना चाह रही हूँ न्यूबॉर्न बेबी केयर से स्टेज वाइज इस हेल्थ एजुकेशन टॉक को लाना चाह रही हूँ, जहाँ शुरुआत होगी न्यूबॉर्न बेबी केयर से और बढ़ते बढ़ते ये दूसरे टॉपिक्स में भी जाएगी। जैसे जैसे आप लोग का प्यार बढ़ेगा या ज़रूरतें होंगी या मुझे मैसेजेस आएंगे, उस हिसाब से मैं अपने वीडियोस को अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी और उन विषयों को साथ में लूँगी। फैक्टर्स, अब बच्चों की बात देखें तो क्या क्या फैक्टर्स हैं या क्या क्या कारण हैं जहाँ पे जो हेल्थ एजुकेशन, जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं या बच्चों के स्वास्थ्य पे प्रभाव डालते हैं। ये अगर हम देखेंगे, ये चाइल्ड रिलेटेड होते हैं, फैमिली रिलेटेड होते हैं और सोसाइटी रिलेटेड भी होते हैं। चाइल्ड रिलेटेड में जैसे जन्म के समय कैसी स्थिति रही है, माँ की क्या हालत रही है, बच्चा कितने हफ्ते का था, किसी तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ये सब चाइल्ड रिलेटेड हुआ। फैमिली रिलेटेड में परिवार का स्ट्रक्चर कैसा है, छोटा फैमिली, बड़ा फैमिली। छोटे फैमिली में सुख सुविधाएं, साधन ज़्यादा होते हैं, बड़े परिवार में सुख सुविधाएं कम होते हैं। लेकिन बड़े परिवार में बच्चे की देखभाल अच्छे से हो सकती है। हर चीज़ के अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं। बड़े परिवार में कम्युनिकेबल डिजीज़ अगर अच्छे से ध्यान ना रखा जाए तो उनके चांसेस होते हैं। फिर सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ हो गया, अगर ढंग से पॉसिबल, अगर केयर अच्छे से बच्चों को नहीं दे पाए, तो ये कई सारे फैमिली फैक्टर्स आते हैं जो धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे मैं डिस्कस करते रहूँगी। पेरेंटिंग स्टाइल्स आते हैं, कई तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स आते हैं। कई पेरेंट्स तो बच्चों को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं या बहुत अधिक उनको पनिशमेंट या छोटी छोटी चीज़ों पे कोई तो बहुत ही ओवर इंडल्जेंस हो जाता है, बच्चों में घुस के एकदम हर चीज़ में ध्यान देना, ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं और कुछ कई बार बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। तो सही देखभाल और जितना ज़रूरी है उतना डिसिप्लिन उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अलग अलग तरह के पेरेंटिंग स्टाइल से बच्चों के हेल्थ में भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। फिर भाई बहन, छोटा भाई बड़े भाई बहन होते हैं, उनका व्यवहार, बर्ताव बच्चे के साथ कैसा है, हमारा बर्ताव बच्चे के साथ कैसा है, उस बड़े के साथ कैसा है, वो इसका कि बच्चा बड़ा वाला छोटे के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस, या जो कहेंगे कि बच्चों को पालने पोसने में कई सारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं बनी हुई हैं और तौर तरीके जो अपना रहे हैं हम, क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं, उसमें बहुत सारे तो अच्छे प्रैक्टिसेस हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, लेकिन कुछ गलत प्रथाएं भी चली आ रही हैं, या फिर वो ये नहीं कहूँगी प्रथाएं गलत चली आ रही, प्रथाएं कभी किसी समय पे सही रही होंगी अपनी जगह पे, लेकिन धीरे धीरे समय के बदलाव के साथ में उन प्रथाओं में बदलाव की ज़रूरत पड़ रही है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके वजह से भी कई बार बच्चे के स्वास्थ्य में फर्क पड़ जाता है। माँ का स्वास्थ्य, जैसे सभी जानते हैं, एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। तो माँ की देखभाल बच्चे के देखभाल के लिए उतनी ही ज़रूरी है। अगर माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा और वो खुश होगी तो वो अपने बच्चे को अच्छी केयर दे पाएगी। कच्ची उम्र में माँ बनना, जैसे 18 साल से कम या बहुत ज़्यादा उम्र 35 साल से ऊपर, 4 से अधिक डिलीवरी, ये सारी चीज़ें भी जो है बच्चे की केयर में नुकसान करती हैं या बच्चे के स्वास्थ्य पे प्रभाव डालती हैं। सोशियो इकोनॉमिक या एजुकेशनल स्टेटस कहेंगे कि परिवार की इनकम कितनी है, कम है, ज़्यादा है, अब कितना, अगर लो लेवल में तो नहीं है, बहुत कम तनख्वाह है या घर में बहुत ही कम पैसे हैं, तो कई बार बच्चे की देखभाल में इससे प्रभाव पड़ता है। तो उससे बहुत ही अधिक गरीबी की स्थिति में बार बार बच्चे बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनका भोजन ठीक से नहीं हो पाता है और बाकी की स्वास्थ्य सुविधाएं, साफ सफाई और बाकी के उपचार हम लोग हैं, तो उससे परेशानी होती है। और माता की पढ़ाई लिखाई का लेवल, एजुकेशनल स्टेटस, इससे भी, या माता की समझदारी कितनी है और कितनी नहीं है, इससे भी फ़र्क पड़ता है बच्चे के स्वास्थ्य में।
सोशल कस्टम्स पहले भी जैसे बताया था, कई सारे सोसाइटी में जो कस्टम्स हैं, कई बार देर से खाना शुरू करना बच्चे का, ऊपर का खाना, तो 6 महीने में, पहले 4 बोलते थे, अभी 6 महीने में वो शुरू करना होता है, लेकिन कई कारणों से वो लेट हो जाता है। कारण क्या होते हैं? नॉर्मली मुहूर्त का इंतज़ार करते हैं, तो अगर मुहूर्त नहीं निकल पाया या उस समय कोई परेशानी हो गई, पारिवारिक व्यवस्था नहीं हो पाई, तो कई कारणों से वीनिंग लेट हो जाता है। और फिर वीनिंग में कई बार गलत तरीके का आहार देना, हमें स्वस्थ पौष्टिक खाने से, बच्चे की भोजन से बच्चे के ऊपर ही खाने की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन कई लोग बिल्कुल डब्बे के खाने पर ही निर्भर रहते हैं, तो टिंड डब्बा, जो बाज़ार का जो डब्बा आता है, वो भी बच्चे के स्वास्थ्य में प्रभाव डालता है और उससे सिर्फ बच्चा मोटा होता है, उससे बहुत ज़्यादा उसे फ़ायदा नहीं होता है। फिर लाइफस्टाइल इश्यूज़ लाइक चाइल्ड मैरिजेस, छोटे बच्चे की शादी, क्योंकि आजकल ये बहुत कम हो रहा है हमारे देश में, लेकिन फिर भी कुछ हद तक वो है। तो चाइल्ड मैरिजेस अगर है तो उसके बाद टीनेज प्रेगनेंसी होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फिर एनवायरनमेंट, हम बच्चे को कैसा माहौल दे पा रहे हैं, परिवार के अंदर और परिवार के बाहर, देश में नेशनल और इंटरनेशनल भी फ़ायदा, इससे भी फ़र्क पड़ता है। जैसे देश के अंदर का माहौल और देश के बाहर का माहौल, कभी कोई विपदा हो गई, प्राकृतिक विपदा हो गई, या कुछ टेंशन्स जो देश में परेशानियां चल रही हैं, उनसे भी स्वास्थ्य पे असर होता है। या फिर देश या कितनी सुख सुविधाएं या हेल्थ को लुक आफ्टर कर पा रहा है अपने ही राज्य का या अपने ही लोगों का। अब मैं आती हूँ केयर ऑफ न्यूबॉर्न। वो तो मैंने बताए थे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं और क्या क्या कारण हैं जो बच्चे के स्वास्थ्य पे प्रभाव डालते हैं। अब मैं अपने टॉपिक में आ रही हूँ, शुरुआत में करना चाह रही हूँ केयर ऑफ न्यूबॉर्न। जब एक न्यूबॉर्न बच्चा आने वाला होता है, परिवार में एक बच्चा पैदा होने वाला है, तो बहुत ही खुशी का माहौल होता है और शायद प्रेगनेंसी के टाइम से ही पेरेंट्स उस बच्चे के इंतज़ार में रहते हैं कि वो बच्चा आएगा, और कई तरह की प्लानिंग्स करते हैं, कई तरह के प्रोग्राम आते हैं कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, कई सारी चीज़ें। लेकिन जब वो बच्चा सच में हमारी गोदी में आता है तो उस समय कई बार हम घबरा जाते हैं, क्योंकि जैसा सोचा होता है या जैसा किताबों में देखा होता है, पढ़ा होता है, वैसा बिल्कुल नहीं होता। हर बच्चा अपने में अलग है। तो ये तो माता पिता की इंस्टिंक्ट है और माता पिता की देखभाल के ऊपर निर्भर करता है, और कुछ उनकी बेसिक जानकारी होती है समय समय पर, जिससे वो अपने बच्चे की केयर सही से कर पाते हैं। तो मैं भी आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जितना मुझे लगता है कि ज़रूरी है, और बाकी चीज़ों के लिए तो आपको हेल्थ केयर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। फीडिंग या दूध पिलाना माँ को, माँ का दूध बच्चे के लिए कितना आवश्यक है ये तो सभी जानते हैं। गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, बकरी का दूध बकरी के बच्चे के लिए, तो जिस भी जानवर का दूध है उसका उसके बच्चे के लिए, तो इंसान का दूध इंसान के बच्चे के लिए होता है। तो ये चीज़ में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोपरि होता है। और ये दूध पिलाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फीडिंग का ध्यान रखना है, उसमें कौन सी पोजीशन होगी, बच्चे का सिर थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए दूध पिलाते समय, ताकि वो जो दूध है वो सांस की नली में ना चला जाए गलती से, और वो सही नली में, पेट में ही जाए अच्छी तरह से। फिर ड्यूरेशन, मतलब कितनी देर तक दूध पिलाना है, और क्या दूध हम जब पिलाते हैं बच्चे को तो 10-15 मिनट तक लगातार जब बच्चा सक करता है और बीच बीच में वो सो जाता है तो उसे उठाना पड़ता है, तो उसको दूध पिलाया जाएगा, और तब जाके हमें लगेगा कि बच्चे का पेट भरा है। उसको कंधे में रख के उसको डकार दिलाया जाता है। ये लगभग सभी पेरेंट्स को सिखाया जाता है, हर माता को बताया जाता है डकार दिलाना कितना इम्पॉर्टेंट है। बच्चे के 2 बार के दूध के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ये शुरू में कभी 2 घंटे का गैप बताया जाता है कि 2-2 घंटे में बच्चे को दूध पिलाओ, लेकिन ये 2 घंटे एकदम कागज़ में, कॉपी किताब में लिखे वाले 2 घंटे नहीं होते हैं। हम अपने बच्चे को धीरे धीरे से पहचानते हैं। वो तो कहने के लिए है कि टोटल दिन भर में 24 घंटे हैं तो 10-12 बार बच्चे को दूध पिलाया जाना चाहिए, उस हिसाब से बताया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाएगा, आपको अंदाज़ा आता जाएगा कि आपके बच्चे को कितने दूध की ज़रूरत है और कितने ड्यूरेशन में, कितने गैप में उसको पिलाया जाना चाहिए। एडिक्वेसी, अब कैसे पता चलेगा कि जो हम पिला रहे हैं, जो बच्चा दूध पी रहा है वो सही है,
कि गलत है, उसमें कुछ कमी तो नहीं है, पिला तो रहे हैं, आधा आधा घंटा लगा हुआ है, दिन भर बच्चा लगा हुआ है, लेकिन वो एडिक्वेट है कि नहीं है वो हमें कैसे पता चलेगा? ये चलेगा दिन में कम से कम 6 या 7 बार बच्चा पेशाब करना चाहिए और 2 बार कम से कम उसको मोशन होना चाहिए। तो अगर इस तरह से हो रहा है तो ये आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा ठीक ठाक दूध पी रहा है, ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है और बच्चे का वज़न ठीक से बढ़ रहा है। हर बार जब रिव्यू के लिए लेके जाते हैं तो बच्चे का वज़न ठीक से बढ़ना चाहिए। पहले 10 दिन में तो बच्चे का वज़न घटता है, उसके बाद धीरे धीरे बच्चे का वज़न बढ़ने लगता है। ये जो वज़न घटता है 10 दिनों में, वो ऐसे घटता है कि वो बच्चे के शरीर में एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा हो जाता है प्रेगनेंसी के समय, जो इधर उधर टिश्यूज़ में बैठा रहता है और वो धीरे धीरे से निकलता है और बच्चे का जो फालतू वजन होता है वो निकल जाता है। लेकिन 10 दिन के बाद बच्चे का वेट गेन होना प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाता है। तो ये वेट गेन एक तरीका है देखने का कि हमारा बच्चा एडिक्वेट दूध ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। अब हम आएंगे एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे बताना चाहूँगी मैं। वैसे तो आजकल सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए, माँ के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए कितनी लाभकारी होती है। बच्चे के लिए पहले फ़ायदे बताऊँ अगर, तो इसके ये एक आइडियल न्यूट्रिशन है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, बकरी का दूध बकरी के बच्चे के लिए, ऊँट का दूध ऊँट के बच्चे के लिए, लेकिन माँ का दूध, एक महिला का दूध उसके बच्चे ना चाहिए। उसमें एक एडिक्वेट न्यूट्रिशन होता है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या जो भी आप विटामिन, मिनरल, जो भी चीज़ें आप बाज़ार में देखो या सुनो, वो सब कुछ इस दूध में भरपूर मात्रा में है। कहीं से बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चे में पैदा करता है कि बच्चे को बड़ी से बड़ी बीमारियों से ये बचाता है। वो डायलॉग भी आपने सुने हैं, अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आओ। इसका मतलब माँ के दूध में इतनी ताकत है कि वो बच्चे को बड़ी से बड़ी परेशानियों से बचाता है, बहुत बीमारियों से बचाता है। बहुत ही लिमिटेड कुछ 1-2 चीज़ें होती हैं जहाँ पे मना किया जाता है, नहीं तो ये माँ का दूध बच्चे के लिए, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर क्या है, आपको टेम्परेचर देखने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार का डब्बे का दूध है, उसको गर्म करना है, अभी ज़्यादा गर्म हो गया, अभी ज़्यादा ठंडा हो गया, इसमें किसी ने पानी ज़्यादा मिला दिया, पानी कम मिला दिया, आपको उसे नापना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बोतल में इतना है उतना है, अब बच गया उसको फेंकना पड़ेगा। माँ के दूध में तो ये सब है ही नहीं, बच्चा जितना पिएगा उतना पिएगा, बाकी तो है। तो इसलिए ये भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा है उसका। फिर बच्चे और माँ के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड पैदा होता है। बच्चा और माँ एक दूसरे को दूध पी के समझने की कोशिश करते हैं, समझने लगते हैं, क्लोज कांटेक्ट आता है क्योंकि वो माँ से जुड़ा हुआ है बच्चा। और बच्चे के जो मुंह के मसल्स हैं, फेशियल मसल्स, वो भी इस दूध को पीने से डेवलप होते हैं और हुए ना बच्चे के लिए बहुत सारे फ़ायदे। अब हम देखते हैं कि माँ के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं। माँ के लिए भी फ़ायदों की कमी नहीं है देखा जाए। अच्छा, हर स्त्री, हर महिला ये चाहती है कि वो अपनी प्री प्रेगनेंसी स्टेज में आ जाए। पहले वो जैसे पतली थी वो वापस उस तरह से पतली हो जाए। लेकिन पूरी प्रेगनेंसी तो वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे बच्चे का देखना है। लेकिन जब बच्चा हो गया तो दूध पिलाने से जो यूट्रस है वो वापस अपनी जगह पे जाता है। तो ये दूध पिलाना, जो हार्मोन्स होते हैं इसमें, उसकी वजह से वो यूट्रस वापस अपनी जगह पे जाने में बहुत हेल्प मिलती है। जितना भी एक्स्ट्रा वजन है वो घटता है बड़ी फटाफट। फिर ब्रेस्ट भी जो है नॉर्मल शेप में आता है बच्चा, क्योंकि दूध पी रहा है तो ब्रेस्ट फटाफट अच्छी तरह से अपने नॉर्मल शेप में चले जाते हैं, जिस तरह से उनका शेप बिगड़ा होगा। ये एक नेचुरल बर्थ स्पेसिंग का भी काम करता है। मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, कोई चीज़ की यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब तक 6 महीने तक बच्चा सिर्फ माँ के दूध पे है तो उसे प्रेगनेंसी का कोई डर नहीं होता है। रिस्क, जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है, उससे भी माँ को ये बचाता है। तो हुए ना माँ को फ़ायदे। तो माँ और बच्चे दोनों को ये ब्रेस्ट फीड करने से, ब्रेस्ट मिल्क मिलने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। कंगारू मदर केयर के बारे में बताना चाहूँगी कि किस तरह से न्यूबॉर्न बेबी की केयर करने के लिए कंगारू मदर केयर एक टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं आजकल। ये बहुत ट्रेंड पे है। मतलब
बच्चा माँ से चिपका रहे। बच्चे को एक कंगारू देखा है, कंगारू हमेशा अपने बच्चों को चिपका के घूमता रहता है, हमने भी फोटोओं में ही देखा है। तो उसी तरह से माँ भी जो है बच्चे को अपने शरीर से चिपका के रखती है, जिससे बच्चे को नॉर्मल टेम्परेचर, बढ़िया टेम्परेचर मिलता है और उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है और बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है और माँ और बच्चे के बीच में बॉन्ड भी बढ़ता है। ये कंगारू का मदर केयर जो है माँ के लिए नहीं है, ये बच्चे की देखभाल करने वाला कोई भी बच्चे को, नॉर्मली ये न्यूबॉर्न बेबीज जो प्रीटर्म होते हैं या बच्चों को जिनको परेशानियाँ होती हैं, जो बहुत छोटे हो जाते हैं, उनके लिए सिखाया जाता है, अस्पताल में बताया जाता है। तो ये केयर जो है पिता भी दे सकता है या फिर जो भी बच्चों से बहुत क्लोज हैं, जो भी बच्चे की देखभाल करते हैं, उनमें से कोई भी दे सकता है। इसमें बच्चे को केयर टेकर के शरीर से चिपका के रखना होता है काफ़ी देर तक, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो। अब आते हैं बेदिंग, नहलाना। बच्चे को नहलाना भी बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो साफ़ सफाई है, नहलाना धुलाना है, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, इसे हम अवॉइड करते हैं। और नहलाते समय बच्चे का पानी का जो टेम्परेचर है उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। पानी ज़्यादा गर्म ना हो, पहले उंगली से पानी को टच कर लिया जाए और उसके बाद ही उस पानी से बच्चे को, पहले सारी तैयारियां कर ली जाएं, उसके बाद बच्चे को ले जाएं नहलाने धुलाने के लिए। 2-3 दिन में एक दिन बच्चे को नहलाना काफ़ी है। हल्के साबुन से, माइल्ड सोप से यूज़ करना है और बहुत ही सॉफ्ट कपड़े, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत ही नाजुक होती है, बहुत ही कोमल होती है, इसलिए कोई रफ़ कपड़ा बच्चे के शरीर में लगाने से बच्चे को दाने होने के, रैशेस होने के बहुत संभावना रहती है और उसके बाद फिर हम परेशान हो जाते हैं। आई केयर, बच्चे की आँखों की देखभाल कैसे की जाए। आँखों को जो है एक साफ रुई को पानी में, साफ पानी में डुबा के छोटे से टुकड़े को आँख के अंदर से बाहर की तरफ साफ किया जाता है। कभी भी बाहर से अंदर की तरफ नहीं साफ करना है, वो बाहर की गंदगी अंदर ले जाएगा और एक ही बार उस रुई को घुमाना है। एक बार यूज़ करके अगर दोबारा लगे कि हाँ अभी और अच्छे से सफाई करने की ज़रूरत है तो उसे हटा दिया जाए और दूसरा रुई लिया जाए। तो इस तरह से एक आँख के लिए एक रुई का टुकड़ा लेना है। कॉर्ड केयर, नाभि की देखभाल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि नाभि से इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। पहले नाभि में गोबर, कई लोग गांव में अभी भी शायद करते हैं, गोबर लगा देते हैं, तो उससे जो है, या फिर कोई भी अनहेल्दी चीज़ें लगा देते हैं, कोई पाउडर लगा देता है। कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। नाभि को जैसा है वैसे ही रहने दिया जाए। उसे सिर्फ पानी से, नॉर्मल पानी से आप साफ़ कर सकते हैं, ड्राई करके रखना है, उसको गीला नहीं छोड़ना है, सूखा रखना है और उसमें कोई भी ऊपरी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हॉस्पिटल में होते हैं तो अल्कोहल रब लगाया जाता है या फिर वो आपको खुद ही एक छोटी सी अल्कोहल की शीशी देंगे कि इसे लगाओ अगर ज़रूरत होगी तो। अगर ज़रूरत नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब कि आपको उसमें कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ उसको साफ़ रखना है और सूखा रखना है। और जो डायपर बच्चे को बांधा जाता है वो नाभि के नीचे होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, कम से कम तब तक जब तक वो नाभि झड़ नहीं गई है। वो जब 1 हफ्ते 10 दिन में जब वो अपने आप सूख के वो झड़ जाएगी, उसके बाद तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल हो जाता है। केयर ऑफ जेनेटिलिया, प्राइवेट पार्ट्स की केयर भी उतनी ही ज़रूरी है। साफ़ सफाई, उसको भी साफ से धोना है और सूखा रखना है। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें भी कोई भी किसी भी प्रकार का पाउडर या कोई दवाई अननेसेसरली लगाने की ज़रूरत नहीं है। पाउडर तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो डाला जाता है, ज़्यादातर लोग वहाँ पे जो है पाउडर डाल देते हैं, उससे क्या होता है वो पेशाब लैट्रिन के साथ में वो मिल जाता है जब थोड़ा सा भी होता है और वहाँ पर उसके बाद दाने और घाव होने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जितने बार भी बच्चा सुसु करे, पॉटी करे, उसको अच्छे से साफ़ करके उसको एकदम सूखा रख दिया जाए और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हुआ तो आप साइड में हल्का सा नारियल तेल लगा सकते हैं और सूखा करके उसको रख सकते हैं। इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण, अभी भी कई लोगों का मानना ये है कि इम्यूनाइजेशन की क्या ज़रूरत है, पहले ज़माने में इम्यूनाइजेशन नहीं होता था तो क्या लोग ठीक ठाक नहीं रहते थे? हाँ बिल्कुल रहते थे,
लेकिन पहले एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, पहले बीमारियां इतनी फैली हुई नहीं थी, सिर्फ आपके बच्चे को ही बीमारी का खतरा नहीं था, किसी भी बच्चे को बीमारी का खतरा नहीं था। लेकिन आज की डेट में हर कदम पे बीमारियां हैं। आप बाहर निकलो, वायरस, बैक्टीरिया सब इंतज़ार कर रही हैं कि कब आपको उसकी जकड़ में ले लिया जाए। तो अगर इम्यूनाइज्ड रहेगा तो उसको बीमारियों का खतरा कम रहता है। इसलिए इम्यूनाइजेशन का जैसे जैसे सरकार अपने इम्यूनाइजेशन के नियम बनाती है, जैसे जैसे टीकाकरण में जो नई नई दवाइयाँ जुड़ती हैं, वो सब बच्चे को समय समय पर देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बेबी केयर में तो आज इतना ही बोलना चाहूँगी। जितना मुझे समझ में आया और जितना मुझे लगा कि ज़रूरी है उतना मैंने बता दिया। और भी अगर आपको कुछ और जानना होगा या अगर आप चाहेंगे कुछ और इसमें मुझसे कुछ कमी रह गई है, क्योंकि ये मेरा पहला ही वीडियो है, इससे पहले मैंने कभी इस तरह की कोई काम किया नहीं है, तो आप मुझे जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे मैं बनाऊंगी। और आगे के वीडियोस में मैं बच्चों को होने वाली छोटी छोटी बीमारियां, उन छोटी छोटी बीमारियों से कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, कैसे आप डील कर सकते हैं, और उसके बाद वीनिंग, ये सारी चीज़ों पे आऊँगी। और धीरे धीरे फिर हम एडल्ट के बीमारियों के, बड़ों के बीमारियों के बारे में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।